हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी लोगों का वेलकम। और सभी लोग स्वस्थ हो गए और जिस भी एजुकेशन में आप लगे हुए हो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी क्लासेस हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इजराइल सर जीएस पर, इससे आप लोगों को बेनिफिट के साथ साथ एक उम्मीद भी जग रही होगी कि इन क्लासेस के माध्यम से हम सब लोग शायद एग्जाम को क्वालिफाई करें और जीएस के पोर्शन को आसान बनाएं। उन्हीं तथ्यों, उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग पर डे बात कर रहे हैं। जो तथ्य और टॉपिक आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हैं, बहुत ज्यादा आने वाले हैं और सबसे ज्यादा आने वाले आपके इन्हीं टॉपिक पर हम लोग पर डे के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट हम लेकर साथ ही साथ चल रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी की जो भी न्यूज आती है, बिग अपडेट होती है, उस पर भी हम आपकी एक अच्छा सा एक्सप्लोर करके विस्तार पूर्वक डिस्कशन करते हैं। और उस डिस्कशन पर आप ध्यान दिया करो और प्लीज लिखा करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो को कोशिश करा करो कि पहुंचे और सब्सक्राइब हो और शेयर किया करो चैनल को। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ हम लोग एक बार फिर नई वीडियो नई क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक हम सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आए हैं। एक टॉपिक होता है आप लोगों के लिए आपकी बायोलॉजी का, और मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी एग्जामों के लिए। चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई भी एग्जाम रहा हो, एसएससी से रिलेटेड रहा हो, या किसी भी स्टेट आपकी हमारी परीक्षा से रिलेटेड कोई भी एग्जाम रहा हो, एक टॉपिक पर हम लोग आपकी हमारी बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है बीमारी एवं उनके उपचार। एवं बीमारी एवं उनके उपचार जो होगा, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। बीमारी बीमारी को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी डिजीज, डिजीज कहते हैं। और एंड उपचार का मतलब होता है डायग्नोस, है ना। डिजीज एंड डायग्नोस एक टॉपिक होता है, इस पर हम लोग आपके हमारे साथ मिलकर बात करेंगे। यानी कि मानव शरीर में, और देखो लास्ट ईयर जितने भी हम लोगों ने एग्जाम देखे हैं या दिए हैं, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि सभी एग्जामों में जरूर 100% आपके क्वेश्चन बीमारियों और उनके उपचार से रिलेटेड मालूम किया जाता है। इस टॉपिक को बड़ी आप सीरियसली लें, कोशिश करें जो भी इस क्लास में हम आपको जानकारी दें उसको आप लिखें, उसके नोट्स बनाएं और उसको मेमोराइज करें। उम्मीद यही है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में मिल सकते हैं आपकी। तो देखियो, हम लोग बात करते हैं कि मानव शरीर में आपकी हमारी बीमारी का रीजन क्या होता है। देखो, मैं आपको बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से सभी लोगों की समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसकी समझ में ये ना आए। देखो, ऐसा होता है, अगर हम लोग मानव शरीर में बात करें तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन उन बीमारियों के रीजन क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। जैसे मानव शरीर में आपकी कुछ बीमारियां आपने सुनी होंगी कि वायरस के कारण होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं विषाणु। कुछ बीमारियां हमारे मानव शरीर में बैक्टीरिया के कारण होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में जीवाणु। ठीक है। कुछ बीमारियां मानव शरीर में आपकी कवक के कारण होती हैं, जिन्हें आपकी हमारी इंग्लिश में फंगस बोला जाता है। फंगस हिंदी में बोल दिया जाता है कवक। कुछ बीमारियां मानव शरीर में एलगी के कारण होती हैं, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है शैवाल। और कुछ बीमारियां मानव शरीर में प्रोटीन के कारण भी होती हैं, जिन्हें आपकी हिंदी में भी प्रोटीन के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ बीमारियां आपकी मानव शरीर में प्रोटोजोआ के कारण भी होती हैं, प्रोटोजोआ इसके कारण भी होती हैं। और इसके अलग मानव शरीर में आपकी बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिक। अनुवांशिकता का या अनुवांशिक का मतलब यह होता है कि जैसे हमारे परिवार में जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनमें अगर कोई भी आपकी हमारी डिजीज है, बीमारी, और उस बीमारी का यदि संचालन उनकी आने वाली पीढ़ियों में हो जाता है, जैसे हमारे माता पिता को अगर कोई भी डिजीज थी, कोई भी बीमारी थी, और आने वाली जो उनकी संतानें हैं जैसे हम लोग होते हैं, तो अगर हम लोगों में उस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उस बीमारी को आपकी जेनेटिक्स प्रॉब्लम कह दिया जाता है, आनुवंशिक बीमारी का नाम दे दिया है। तो देखो, मानव शरीर में कई रीजन है कि इससे भी बीमारी होती है, इसके कारण भी बीमारी होती है, इसके कारण भी बीमारी होती है, इसके कारण भी होता है, इसके कारण भी, इसके कारण, और कुछ बीमारी आपकी जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है।
हम लोग सब बीमारियों के सारे टॉपिकों पर आपकी अलग अलग डिस्कशन करेंगे। बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी से आप लोग नोट्स बनाएं और इन चीजों को समझें। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, फंगस से, एल्गी से, प्रोटीन से, प्रोटोजोआ से, और जेनेटिक्स में कौन कौन से डिजीज होने के मानव शरीर में चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी हमारी स्टार्ट करेंगे कि मानव शरीर में आपकी हमारी विषाणु से जो जनित रोग होते हैं, यानी कि डिजीज बाय वायरस, उनसे हम बात करेंगे आपकी हमारी। तो आप हेडिंग डाल लें और इस टॉपिक को हम लोग आपकी हमारी शुरू कर रहे हैं, और इस टॉपिक को हम लोग आपकी हमारी शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आप हेडिंग डालें, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाता हुआ चलूंगा इसमें कि अब देखो हम लोग आपकी बायोलॉजी में अपने इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं, और आप हेडिंग डालें विषाणु से जनित रोग। विषाणु से जनित रोग, ये हेडिंग डाल लें आप सब लोग, यानी कि डिजीज बाय वायरस इंग्लिश में बोला जाएगा, है ना, डिजीज बाय वायरस। अब ना देखो, किसी भी तथ्य को मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोगों तक वो जानकारी हम पहुंचाएं जो शायद आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। जैसे कि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि विषाणु से जनित मानव शरीर में कौन कौन से रोग होंगे, तो कम से कम हमें इस बात की जानकारी हो, इस बात की इंफॉर्मेशन हो कि विषाणु है क्या, वायरस होता क्या है। तो पहले विषाणु को हम समझ लेते हैं और उसके बाद उससे होने वाले रोग तो फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम लोगों की आदत। देखो, एक आपकी हमारी बहुत छोटा जो होता है, एक हमारे इस विश्व में अगर हम बात करें, इस संसार में यदि हम बात करते हैं इस विश्व में, तो एक बहुत छोटा एक सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है, बहुत छोटा आपके हमारी सूक्ष्म जीव होता है। और इस सूक्ष्म जीव के बारे में या छोटे जीव के बारे में यदि हम बात करें, तो इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये सूक्ष्म जीव आपकी हमारी जो होता है वो निर्जीव आपकी स्थिति में भी पनप जाता है, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये वाली, और ये जो जीव होता है वो सजीव आपकी स्थिति में भी पनप जाता है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी लिविंग कंडीशन। मतलब ये होता है, देखो समझना, इसे कोशिश करना, मैं आपको सारा समझाऊंगा। इसमें ये होता है कि ऐसा इस पृथ्वी पर एक बहुत छोटे से छोटा आपकी हमारी सूक्ष्म जीव जो दोनों स्थितियों में आपकी रह सकता है, निर्जीव स्थिति में भी पाया जा सकता है, सजीव स्थिति में भी पाया जा सकता है। उसका पता नहीं होता कि वो नॉन लिविंग होगा या लिविंग होगा। तो उस बहुत छोटे आपके सूक्ष्म जीव को क्या कह देते हैं, आपकी हमारी उस बहुत छोटे सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है, वायरस या विषाणु। अब देखो, इस वायरस का जो साइज होता है वो जीवाणु से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब जीवाणु के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जीवाणु का मतलब ये होता है कि जैसे हम एक वाटर के ड्रॉप लेते हैं, जल की एक बहुत छोटी बूंद लेते हैं, तो ऐसा बताया गया कि उस एक जल की छोटी बूंद में भी, तो जल की छोटी बूंद में भी लगभग 1 करोड़ जीवाणु आपके पाए जा सकते हैं। तो जब जल की एक छोटी सी बूंद में आपकी हमारी 1 करोड़ बैक्टीरिया या 1 करोड़ आपकी हमारी जीवाणु जब मिल सकते हैं, तो जीवाणु से भी छोटा आकार वायरस का, विषाणु का होता है, तो फिर इनका आकार आपकी हमारी कितना छोटा होगा। तो ये बहुत सूक्ष्म जीव होता है, आपकी हमारी निर्जीव और सजीव दोनों की स्थितियों को प्रदर्शित करता है। अब इससे क्या होता है, मानव शरीर में, या तो हम बात करें मानव शरीर का यानी कि जंतुओं में और पादप में, पादप यानी कि होते हैं पेड़ पौधे, इनकी भी हम अलग डिस्कशन करेंगे। जंतु और पादप में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे रोग उत्पन्न करने के लिए आपकी हमारी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो आपका विषाणु। ये तो एक तरीके से विषाणु की हम लोगों ने आपकी हमारी समझा कि विषाणु आपकी हमारी क्या होता है। अब देखो, मैं इसके बारे में आपकी एक टोटल जानकारी हम बता देते हैं। देखो, इस बात को ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषाणु का जो निर्माण है वो किससे मिलकर होता है, तो आप आंसर लिखें कि विषाणु का निर्माण जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर आपकी हमारी किसका निर्माण होता है, आपका विषाणु का निर्माण। ये बहुत ज्यादा समझा जाता है। अभी मैं न्यूक्लियो प्रोटीन को अलग में आपकी एक्सप्लेन करूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो विषाणु का जो निर्माण होता है ना, किसी भी स्थिति में, चाहे वो किसी भी आपकी हमारी सजीव जीव जंतु में हो या किसी भी निर्जीव जीव जंतु में हो, लिविंग थिंग्स में हो या नॉन लिविंग थिंग्स में हो, सब में आपकी जीवाणु जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, आपकी न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखो, आपकी हमारी समझते हैं, और अब आपके ध्यान से समझना और लिखना स्टार्ट करना भाई इसको। अब देखो, यदि हम इसके बारे में आपकी डिस्कशन करें और इसके बारे में बात करें, तो देखो होता क्या है।
इसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो अब लिखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई। देखो 1892 1892 ईस्वी की बात है। रूस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे और रूस के रहने वाले इन वैज्ञानिक का नाम था इवानोवस्की। इवानोवस्की इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में, देश याद रखना रूस है आपकी हमारी, जो रूस और यूक्रेन के बीच आजकल आपकी हमारी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, एक विवाद भी है, तो इस रीजन से रूस हाईलाइट भी है। तो रूस के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है इवानोवस्की। 1892 ईस्वी की बात है। एक आपकी फसल होती है, कृषि की फसल होती है तंबाकू। इंग्लिश में तंबाकू को आपकी हमारी टैबैको बोल दिया जाता है। इंग्लिश में जो आपकी हमारी तंबाकू होता है उसे आपकी टैबैको बोल दिया जाता है। तो 1892 ईस्वी में तंबाकू में एक रोग उत्पन्न हुआ था, एक रोग, और इस वाले रोग का नाम था चितेरी रोग। ये वाला चितेरी रोग को इंग्लिश में बोल दिया जाता है आपकी हमारी टैबैको, टैबैको मोज़ेसिक वायरस, MOSIEC, मोज़ेसिक और डिजीज, ये वाला, ये इंग्लिश में बोला जाता है। एक रोग हुआ था तंबाकू के आपकी हमारी वृक्ष में, पेड़ में, और उस रोग का नाम था चितेरी रोग। चितेरी रोग को इंग्लिश में आपकी मोज़ेसिक डिजीज बोल दिया जाता है। टैबैको का मतलब तंबाकू होता है। अब ये रूस के रहने वाले जो साइंटिस्ट थे इवानोवस्की, ये इस बात का पता कर रहे थे कि तंबाकू के वृक्ष में ये जो चितेरी रोग हुआ, इस रोग का कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, यानी कि ये किस रीजन से आपकी चितेरी रोग जो है ये तंबाकू के वृक्ष में उत्पन्न हुआ। अब इसी रोग के बारे में आपकी हमारी पता लगाते हुए कि चितेरी रोग का रीजन क्या होता है, तो सबसे पहले पूरी दुनिया में 1892 ईस्वी में चितेरी रोग का आपकी हमारी पता लगाते हुए 1892 ईस्वी में आपकी हमारी विषाणु की पूरी दुनिया में आपकी हमारी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, आपकी इवानोवस्की के द्वारा आपकी की गई थी। देखो यह इसी रीजन से रूस के रहने वाले जो इवानोवस्की हैं, इन्हें द फादर ऑफ वायरस बोल दिया जाता है। द फादर ऑफ वायरस आपकी हमारी इन्हें कह देते हैं, यानी कि इवानोवस्की को जो है आपकी हमारी वो विषाणु का जनक बोल दिया जाता है। ये है विषाणु का जनक, इन्हें आपकी हमारी क्या नाम से जाना जाता है, आपकी हमारी विषाणु के जनक के नाम से जाना जाता है। तो इवानोवस्की को द फादर ऑफ वायरस यानी विषाणु का आपकी जनक कहा जाता है। यानी विषाणु की सबसे पहले खोज किसने करी, इवानोवस्की ने। कब करी, 1892 में। किस देश के रहने वाले, रूस के। और इन्होंने आपकी किस रोग के लक्षण का पता लगाते हुए सबसे पहले आपकी इस विषाणु की खोज या वायरस की खोज करी थी, तो आंसर आएगा चितेरी रोग। चितेरी रोग को आपकी हमारी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोज़ेसिक डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऐसे करके इन्होंने बताया कि चितेरी रोग जो होता है, ये बात और लिख लेना, चितेरी रोग जब कभी भी आपके तंबाकू के वृक्ष में होता है, तो तंबाकू के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, तंबाकू के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, उनमें वो धब्बेदार हो जाती है, यानी कि उनमें हल्के हल्के से आपकी सोयल बन जाते हैं। ब्लैक से जो सोयल होते हैं, काले काले धब्बे जो होते हैं वो बन जाते हैं, और उस वाले रोग को चितेरी रोग। चितेरी रोग जिस कारक या फैक्टर के कारण होता है, उस कारक या फैक्टर को आपकी सबसे पहले इवानोवस्की ने विषाणु का नाम दिया, और विषाणु को आपकी हमारी खोजा था आपकी हमारी इवानोवस्की ने, इसलिए द फादर ऑफ वायरस जिसे बोल दिया जाता है, इवानोवस्की को। ये बात हुई, इतनी आसान चीजें हैं। अब ऐसी करके अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ध्यान से सुनना आपकी हमारी सबसे पहले। अब चितेरी रोग आपकी हमारी ये जो वृक्ष में होता है, तो इस वृक्ष में अगर हम इस मोज़ेसिक आपकी हमारी डिजीज के बारे में बात करें, चितेरी रोग के बारे में बात करें, तो अब देखो चितेरी रोग जो होता है इंग्लिश में मोज़ेसिक आपकी डिजीज बोला गया। अब चितेरी रोग के लिए जो जिम्मेदार वायरस है, यानी चितेरी रोग किस वायरस के कारण होता है, तो उसका नाम होता है आपकी हमारी TMV। इसको आप याद करें, ये अभी एग्जाम में पिछले लास्ट ईयर SSC जीडी में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। TMV का फुल फॉर्म होता है आपकी हमारी टैबैको, टैबैको मोज़ेसिक, और V का मतलब होता है वायरस। यानी TMV जो है ये वायरस है, और इस वाले आपकी हमारी वायरस के बारे में सबसे पहले आपकी हमारी किसने खोज करी थी, इवानोवस्की ने। और इन्होंने बताया था कि आपकी चितेरी रोग के लिए जो एक आपकी हमारी कारक या फैक्टर जिम्मेदार होता है वो विषाणु है, उस विषाणु का नाम क्या होता है, TMV होता है। अब देखो मैं आप लोगों को कभी बाद में समझाने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक बात आप लिख लें, ये जो TMV वायरस है, इस वायरस का या विषाणु का आपकी सबसे पहले क्रिस्टलीकरण जो किया गया था, आपकी क्रिस्टलीकरण,
सबसे पहले क्रिस्टलीकरण करके आपकी हमारी इसको पृथक जो किया गया है टीएमबी वायरस को, वो किया गया था एक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था स्टैनले। स्टैनले के द्वारा 1939 में, यहाँ लिखो था ना आपको, यहाँ देखो 1939 में 1939 ईस्वी में पूरी दुनिया में सबसे पहले टीएमबी वायरस का क्रिस्टलीकरण करके इसको अलग जो करा था, पत्ती से अलग करने वाले आपके वैज्ञानिक कौन थे, वो स्टैनले थे। और स्टैनले ने इसे पत्ती से आपके अलग कब करा था, 1939 में, 1939 ईस्वी में इनके द्वारा इसे आपकी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन खोज की अगर बात आती है तो खोज इवानोव ने करी है। इन्होंने केवल इसको अलग करके दिखाया कि इसको अलग कैसे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बाद जैसे मैं शुरू में आप लोगों को बता रहा था, अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो आपकी हमारी वायरस होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर में या किसी भी आपके पेड़ पौधे में या किसी भी आपके हमारे जीव जंतु में ये जो वायरस होता है ना, ये वायरस के बारे में यदि हम लोग बात करें तो वायरस जो होता है, अभी मैं बता रहा था कि वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन इससे मिलकर बना हुआ होता है। विश्व में कैसा भी वायरस होता है तो सर्वप्रथम ये लिखे ना कि वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसा सबसे पहले 1944 ईस्वी में आपकी हमारी एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बोडेन, और दूसरे इनके साथ थे आपके स्टार्लिंग। बोडेन और स्टार्लिंग के द्वारा आपकी हमारी पूरी दुनिया में सबसे पहले इस बात को बताया गया था कि 1944 ईस्वी में कि दुनिया में जितने भी वायरस है, जितने भी विषाणु होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको न्यूक्लियोप्रोटीन एक्सप्लेन कर दूं कि न्यूक्लियोप्रोटीन होता क्या है। देखो, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग आपकी मानव शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं ना, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके बारे में, तो आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि मानव शरीर में एक पाया जाता है जिसको हम कह देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रक। और आपने जरूर सुना होगा केंद्रक में विशेष प्रकार का एसिड पाया जाता है, और उस वाले एसिड को हम लोग आपकी हिंदी में अम्ल बोल देते हैं। और केंद्रक में दो प्रकार के एसिड होते हैं, एक एसिड होता है आरएनए और दूसरा एसिड होता है आपकी हमारी डीएनए, आपकी हमारी है ना। एक एसिड आरएनए होता है और दूसरा एसिड कौन सा होता है, डीएनए। कुछ भी हो, आपने कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन डीएनए का नाम जरूर सुना होगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इन दोनों के बारे में हम अलग पढ़ेंगे। तो आरएनए और डीएनए ये दोनों की उपस्थिति जो कहलाती है वो न्यूक्लियस में होती है मानव शरीर में, और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले इन दोनों अम्लों को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस अम्ल। तो इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जिस आपके हमारी भाई कारक या फैक्टर के अंतर्गत आपकी केंद्रक में आरएनए और डीएनए इनमें से या तो ये या फिर दोनों उपस्थित होते हैं, वो कौन सा आपकी हमारी होगा, वो न्यूक्लिक एसिड होगा। और न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ आपकी हमारी इसमें क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन होता है। तो इससे आपकी जिस तथ्य का निर्माण होता है उसे हम क्या कह देते हैं, विषाणु। ये होता है विषाणु। तो 4 साइंटिस्टों का योगदान रहा। खोज के बारे में अगर पूछा जाता है तो इवानोव्स्की के द्वारा की गई है, लेकिन क्रिस्टलीकरण के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य स्टैनले के द्वारा किया गया है। और बाद में आपकी न्यूक्लियोप्रोटीन से इनका निर्माण होता है, ऐसा आपकी बोडेन और स्टार्लिंग के द्वारा आपकी सबसे पहले थॉट प्रोसीजर के रूप में इसको बताया गया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बात की जानकारी के रूप में आपको बता दूं, इस वाली बात को लिख लेना। जैसे मैं शुरू में आप लोगों को बता रहा था कि मानव शरीर में यदि हम बात करते हैं तो मानव शरीर हो या किसी भी जंतु का शरीर हो या कोई भी बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, सब में आपकी हमारी जो होते हैं विषाणु, वो 2 वर्गों में बटे हुए होते हैं। यानी कि जीवाणु के बारे में अभी तक ये कभी भी पता नहीं लगाया जा सका कि वो निर्जीव प्रवृत्ति का होता है या फिर आपकी हमारी जो विषाणु होता है वो आपकी सजीव प्रवृत्ति का होता है। यानी इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता चला। वायरस के बारे में अभी कुछ नहीं पता चल पाया है कि वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में रिएक्ट करेगा या लिविंग थिंग्स के रूप में। सजीव वस्तुएं वो होती हैं जिनमें श्वसन हो, जैसे हम लोग होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जंगली जानवर वगैरह होते हैं, जंतु वगैरह होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, सब लोग सजीव होते हैं क्योंकि श्वसन करते हैं। और जैसे आपकी कोई भी निर्जीव वस्तु, पत्थर वगैरह होता है, ईंट वगैरह होता है, ये कोई भी आपकी ऐसी चीज जो श्वसन नहीं करती उसको निर्जीव कह देते हैं। अब देखो आपके यहाँ लिख लेना आप लोग। देखो पहली बात तो ये है, ये जरूर लिखना आपकी कि विषाणु जो होते हैं, विषाणु वो अकोशीय होते हैं। अकोशीय को इंग्लिश में कहते हैं आपकी हमारी नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर होते हैं, यानी कि इनमें कोशिका नहीं पाई जाती। अब देखो अगर कोशिका नहीं होगी
तो इस आधार पर इनको क्या कह सकते हैं, निर्जीव कह सकते हैं। लेकिन दूसरा हम लोग आपकी हमारी ये कहते हैं, अभी जैसे हम पढ़ रहे थे कि विषाणु किसी भी कैटेगरी का हो, आपकी हमारी प्रत्येक विषाणु में न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। अभी मैं आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड पीछे बता के आ रहा था। अब न्यूक्लिक एसिड अगर उपस्थित होता है तो न्यूक्लिक एसिड आपके किसमें उपस्थित होता है, सजीव जीव जंतुओं में, जैसे आरएनए या डीएनए। जंतुओं में आपकी हमारी यह होता है, पेड़ पौधों में, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सजीव होंगे। एक डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा आपकी हमारी डिफरेंस ये होता है कि देखो इनमें श्वसन अभिक्रिया नहीं होती, इनमें श्वसन अभिक्रिया नहीं होती है, इनमें आपकी हमारी कोई भी उत्सर्जन प्रक्रिया नहीं होती। उत्सर्जन प्रक्रिया का मतलब जैसे मलमूत्र त्यागने की प्रवृत्ति, या कोई भी इनमें आपकी उपापचयी क्रिया नहीं होती। उपापचयी क्रिया का मतलब ये होता है सिर्फ पाचन की क्रियाएं होती हैं, सबको उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो इनमें ये तीनों क्रियाएं जो होती हैं वो नहीं होती, तो उस आधार पर कह सकते हैं कि निर्जीव है, क्योंकि ये तीनों। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इन्हें अगर देखा जाता है तो प्रत्येक दुनिया में जितने भी आपके हमारे विषाणु होते हैं, सारे के सारे आपकी हमारी विषाणुओं के अंतर्गत जो होता है ना आपकी हमारी, वो आरएनए और डीएनए ये वाला ये उपस्थित होता है, तो फिर हम कह सकते हैं सजीव होता है, उस आधार पर कह सकते हैं। दूसरा ये है आपकी हमारी, देखो ये है कि ये जो होते हैं ना निर्जीव, इस आधार पर कहे जा सकते हैं कि विषाणु जो होते हैं आपकी हमारी, उन्हें क्रिस्टलीय विधि से अलग करके, क्रिस्टलीय विधि क्या होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। क्रिस्टलीय विधि से अलग करके इन्हें आपकी किसी भी बोतल में बंद करके कई वर्षों तक आपकी हमारी सुरक्षित रखा जा सकता है, कई वर्षों तक आपकी हमारी सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी जितने समय तक चाहे आपकी ये सिक्योर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, जैसे कोरोना वायरस आजकल चल ही रहा है। लेकिन यहां अगर तीसरा रीजन देखें तो ये आपकी हमारी तीसरा रीजन ये होता है कि वायरस जो होते हैं, इस पॉइंट को जरूर लिखना, वायरस जो होते हैं वो केवल सजीव जंतुओं में ही, सजीव जीव जंतुओं में ही वृद्धि करते हैं, सजीव जीव जंतुओं में ही वो वृद्धि करते हैं, निर्जीव जीव जंतुओं में वायरस वृद्धि नहीं करता है, तो उस आधार पर कह सकते हैं कि कैसा होता है, सजीव होता है। तो देखो तीन रीजन ये है जिस आधार पर हम कह सकते हैं निर्जीव है, तीन रीजन ये है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं आपकी हमारी सजीव है। तो उस आधार पर कंफर्म नहीं हुआ है आज तक कि ये निर्जीव होते हैं या सजीव जीव। अब ये तो हुए रीजन। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आरएनए या डीएनए की उपस्थिति के आधार पर जो होते हैं वो आपके वायरस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आगे जब हम इनके बीमारी और इनके उपचार के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां मैं आप लोगों को आपकी हमारी समझाऊंगा और वहां आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। देखो इसमें लिख लो आप सारे लोग, ये जो होता है ना न्यूक्लिक एसिड यानी जिसके हम बारे में बात कर रहे थे आपकी आरएनए या डीएनए, तो आरएनए या डीएनए की उपस्थिति के आधार पर वायरस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ये वाली है ना, वो चार प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ वायरस, तो आंसर आएगा आपकी हमारी 4, और किसकी उपस्थिति के आधार पर, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन तो जरूरी होता है। देखो नंबर 1 ये आप जरूर लिख लेना, नंबर 1 वायरस होता है एडिनो वायरस। एडिनो विषाणु कह दो या एडिनो वायरस कह दो। एडिनो वायरस उस वायरस को कहा जाता है आपकी हमारी जिसमें प्रोटीन के साथ आपकी न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए होता है, यानी जिसमें प्रोटीन तो होगा ही होगा लेकिन न्यूक्लिक एसिड आरएनए नहीं होता बल्कि आरएनए के स्थान पर डीएनए पाया जाता है, तो उन वाले वायरस को एडिनो वायरस कह देते हैं और ये मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरे वायरस होते हैं आपके रिट्रोवायरस, ये तो बहुत ज्यादा आ चुका है क्वेश्चन आपकी, जिनमें प्रोटीन के साथ साथ आपकी हमारी न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए उपस्थित होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड तो होगा लेकिन न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है, डीएनए वहां पर एब्सेंट होता है, तो उन वाले वायरस को क्या कहते हैं, रिट्रोवायरस कहते हैं। तीसरे प्रकार के वायरस होते हैं जिनको कहते हैं आपकी हमारी प्रायोन। देखो एक वायरस आपकी प्रायोन होते हैं, इन वाले वायरसों में केवल आपकी प्रोटीन ही उपस्थित होता है, यानी इनमें ना डीएनए होता है और ना आपकी आरएनए उपस्थित होता है, इनमें कुछ नहीं उपस्थित होता, केवल आपकी हमारी प्रोटीन होता है, और ये भी मानव शरीर के लिए हानिकारक है, ये भी हानिकारक है और ये भी हानिकारक है। चौथे वायरस होते हैं आपकी हमारी जिन्हें कहते हैं आपकी वायरिओन वायरस होता है, और वायरिओन वायरस आपके ऐसे वायरस होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ साथ आपकी इन वाले वायरसों में आपकी आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, तो वही वाले वायरस को वायरिओन कहते हैं, ये भी हानिकारक है। तो इनकी प्रवृत्ति भी मानव शरीर में हानिकारक होती है, इनकी प्रवृत्ति भी हानिकारक होती है, इनकी प्रवृत्ति भी हानिकारक होती है और इनकी प्रवृत्ति भी होती है, तो उस आधार पर चार होते हैं। अब देखो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे हम एक बीमारी पढ़ेंगे ना जिसको कहते हैं हम लोग हेपेटाइटिस बी,
ये हेपेटाइटिस जो यकृत को पी लिया जिसे हम साधारणतः गांव में कह देते हैं, तो वो आपकी हमारी एडिनोवायरस का उदाहरण है। जैसे हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे तो एड्स जो है आपकी उसका जो वायरस होता है ना एचआईवी वायरस जो होता है वो रेट्रोवायरस का उदाहरण होता है। इस रीजन से मुझे बताने पड़े क्योंकि आपको आगे ये काम देंगे, एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। इस रीजन से आप लोग इनको ध्यान से लिख लें, पेन डाउन कर लें और अपने नोट्स बनाए हुए जो भी मैं आप लोगों को क्लास में बता रहा हूँ। तो इतने आधार पर ये आपकी हमारी ये न्यूक्लिक एसिड के आधार पर ये कितने प्रकार के हुए वायरस, ये होते हैं 4 प्रकार के। अब उसके बाद मैं आप लोगों को आपकी हमारी बता देता हूं इसमें कि मानव शरीर में जो होता है ना आपकी हमारी, एक होती है आपकी हमारी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है आपकी नेचर। प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर जो विषाणु होते हैं ना, वायरस जिनको इंग्लिश में कहते हैं, वायरस जो होते हैं ये होते हैं आपकी हमारी 3 प्रकार के। तो प्रवृत्ति के आधार पर यानी नेचर के आधार पर अगर इनकी हम बात करें, यानी जहां जहां पर ये एक्टिव हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, उसके आधार पर बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो एक वायरस होते हैं आपकी हमारी पादप विषाणु या पादप वायरस, पादप विषाणु, इंग्लिश में इन्हें बोल दिया जाता है प्लांट वायरस, है ना, प्लांट वायरस कहते हैं। देखो ऐसा कोई भी वायरस जो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है और उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है, जैसे हम अभी शुरू में पढ़ रहे थे कि टीएमवी जो वायरस होता है वो तंबाकू में पाया जाता है, तो उन वाले वायरस को पादप विषाणु, ये इंग्लिश में आपके प्लांट वायरस कहते हैं। दूसरे वायरस होते हैं आपके हमारी जंतु वायरस, है ना, जंतु विषाणु। ये आपके हमारे जंतु विषाणु जो होते हैं इनको एनिमल वायरस कहते हैं, एनिमल वायरस होते हैं आपके हमारे, है ना। ये जंतु विषाणु होते हैं यानी कि जो जीव जंतु वगैरह की जितने भी मानव शरीर हुआ या कोई भी जीव जंतु उनमें पाए जाने वाले सारे के सारे विषाणु जो होते हैं उनको जंतु विषाणु, ये एनिमल वायरस कहते हैं। तीसरे एक विषाणु होते हैं जिनको कहते हैं आपकी जीवाणु, जीवाणु भक्षी, जीवाणु भक्षी वायरस होता है, इनको इंग्लिश में भी ध्यान रखना आपकी हमारी बैक्टीरियोफेज कहते हैं आपकी हमारी, है ना, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। देखो गलत मत लिख लेना, मैं इधर लिख देता हूं इसका वजन, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं के भी अंतर्गत पाए जाते हैं और उनको भी आपकी हार्म पहुंचाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे वाले वायरस को क्या बोला जाता है, जीवाणु भक्षी कहते हैं। तो उस आधार पर आपके हमारे विषाणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के प्लांट है, एनिमल है और बैक्टीरियोफेज होते हैं। अब ये अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि विषाणु के कारण बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो वृक्षों में फैल सकती है, विषाणु के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी भी जीव जंतु में फैल सकती है, और विषाणु जो होते हैं वो जीवाणुओं को भी आपकी बीमारियों से ग्रस्त कर देते हैं। तो उस आधार पर 3 और डीएनए और आरएनए की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ये कितने 4 प्रकार के होते हैं। ये टोटल है आपकी इनका ब्यौरा। आप लोग एक बात और आपकी हमारी लिख लेना, अगर ये पूछा जाता है कि विश्व में आपकी हमारी विषाणु जो है ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो विषाणु शब्द जो है आपकी हमारी ये लैटिन भाषा से लिया गया है। हमारी प्रीवियस वीडियो आप देख ले, उन आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लैटिन भाषा का जिक्र किया होगा। लैटिन भाषा उन भाषा को कहा जाता है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उन देशों में बोली जाती है जो कैरेबियन सागर के तट पर बसे हुए हैं। तो उस भाषा से आपकी कौन सा शब्द लिया गया, विषाणु लिया गया है। विषाणु का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है विष प्लस अणु, यानी कि ऐसा कोई भी, देखो विष का मतलब होता है पॉइजन और अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, यानी कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल्स, कोई भी एक ऐसा अणु जो मानव शरीर में जहर की तरह आपकी हमारी काम करता है, तो उसको क्या कह देते हैं, विषाणु। तो विषाणु शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आपके लिया गया है। आप लिख लेना। देखो किसी भी चीज का अध्ययन करना आपकी कुछ ना कुछ कहलाता है। जैसे हम कृषि का अध्ययन करते हैं तो एग्रीकल्चर कहलाता है, जिससे रोगों का अध्ययन करते हैं, बीमारियों का, तो उसको पैथोलॉजी लैब कहते हैं। कहते नहीं हम लोग पैथोलॉजी लैबों पर आपकी हमारी पता कराने जा रहे हैं कि डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ, क्या हुआ, तो वहां किसका पता चलता है, रोगों का। तो रोगों का अध्ययन करने वाली चीज को क्या कहा जाता है, पैथोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही करके विषाणु का जो अध्ययन होता है, विषाणु का अध्ययन, विषाणु का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग आपकी वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, ये विषाणु का अध्ययन होता है जिसको आपके हिंदी में कहते हैं आपके विषाणु विज्ञान के बारे में। वायरोलॉजी को हिंदी में आपकी हमारी विषाणु विज्ञान बोल दिया जाता है, वायरोलॉजी। तो ये आपकी हमारी विषाणु का अध्ययन होता है किसी भी चीज का। जैसे हम अगर आपकी हमारी भैया जो हमारा ब्रह्मांड होता है उसका अध्ययन करते हैं हम लोग, आपकी हमारी जो कॉस्मोस होता है तो उसको कॉस्मोलॉजी कह देते हैं। तो किसी भी चीज का अध्ययन करना वो आपको बायोलॉजी में याद करने पड़ेंगे। ऐसी विषाणु का अध्ययन करना आपकी हमारी क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। अब देखो ये हुआ पूरा टॉपिक। अब इस टॉपिक में आप लोगों को आपकी अब हम पढ़ेंगे वायरस से होने वाली बीमारियां। तो कम से कम हमें ये तो पता चला कि बीमारियों के कारण जो आपकी हमारी रीजन होता है, तो उस आपकी हमारी रीजन में आपकी हमारी कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। अब आपकी हमारी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बताने की। तो यहाँ आप लोगों ने आपकी हमारी समझ लिया होगा कि विषाणु है क्या, और विषाणु से आपकी हमारी अब पढ़ते हैं हम
विषाणु से जनित जो रोग होते हैं आपकी हमारी, उनके बारे में हम लोग आपकी हमारी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आपकी हमारी नंबर 1, इनसे आपके हमारे विषाणु जो होते हैं वो आपकी हमारी कैसे कैसे होंगे आपकी हमारी, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो नंबर 1, सबसे पहले लिखो आपकी हमारी एक रोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी हमारी, वो है पोलियो। पोलियो की जो बीमारी होती है आपने इसका नाम सुना होगा। पोलियो की बीमारी जो होती है वो किसके कारण आपकी हमारी उत्पन्न होती है, तब इसका आंसर आएगा आपकी हमारी विषाणु। आप लिखते रहे, अब मैं केवल रोगों के बारे में बताऊंगा। अब देखो पोलियो की जो बीमारी होती है वो आपकी हमारी पोलियो पोलियो लाइमेटिस। पोलियो लाइमेटिस आपकी हमारी एक विषाणु होता है, ये विषाणु का नाम होता है पोलियो लाइमेटिस। और पोलियो लाइमेटिस आपकी हमारी विषाणु के कारण मानव शरीर में बीमारी हो जाती है जिसको हम पोलियो कहते हैं। इस पोलियो से व्यक्ति जो होता है वो विकलांग हो जाता है, यानी डिसेबिलिटीज हो जाता है, इतना हम सब लोग जानते हैं, है ना। अब पोलियो जो बीमारी होती है इसको आप जब लिख लेना, मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को आपकी हमारी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। ये बात, नर्वस सिस्टम जो होता है ये इसको इफेक्टेड करता है, क्योंकि आपके एग्जामों में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा आपकी हमारी जो रोग होता है वो मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है। तो पोलियो प्रतिरक्षा तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है, विकलांगता की स्थिति हो जाती है। पोलियो लाइमेटिस आपकी एक विषाणु का नाम होता है। पोलियो आपकी किससे होने वाला रोग होता है आपकी हमारी विषाणु का। और यदि हम अगर बात करें तो लिख लेना इस वाली बात को कि अगर पूछा जाता है कि पोलियो को आपकी हमारी होने का कारण क्या है, तो कारण तो विषाणु है। लेकिन मानव शरीर में यदि हम लोग आपकी प्रदूषित जल या प्रदूषित आपकी हमारी भोजन अगर कर लेते हैं तो उसके कारण आपकी मानव शरीर में जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको हम क्या कह देते हैं आपकी हमारी भैया, उस बीमारी को आपकी पोलियो कह देते हैं। एक बात आप जल्दी से लिख लें, पोलियो की बीमारी को भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय जो सरकार होती है उसके द्वारा आपकी पोलियो की बीमारी को, इसको जरूर लिख लें आप, 2014 ईस्वी में आपकी समाप्त घोषित किया गया है। समाप्त को उन्मूलन करना कहते हैं, तो पोलियो की बीमारी को भारतीय सरकार के द्वारा उन्मूलित आपकी हमारी कर दिया गया है और ये 2014 में घोषित किया गया था। अब देखो मैं आप लोगों को आपकी हमारी एक जानकारी और दे देता हूँ और इस जानकारी को आप लिख लें। अगर अब देखो उपचार में बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलियो की बीमारी का सबसे पहला टीका, पोलियो की बीमारी का सबसे पहला आपकी हमारी टीका जो है, टीके को इंग्लिश में आपकी हमारी वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन होता है। पोलियो का सबसे पहला टीका पूरी दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया था, तो आंसर आएगा जोनास ई सोल्क। इनके द्वारा पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी पोलियो की बीमारी के लिए टीके का उपचार किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लो आपकी हमारी, एक व्यक्ति और थे आपकी हमारी जोनासी सोल्क के बाद आपकी हमारी एक व्यक्ति हो रहे हैं, इन्होंने भी आपकी पोलियो को टीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के मुख से जो लार ली जाती है, इस लार से बनने वाला आपकी पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था आपकी हमारी, तो एक वैज्ञानिक और थे आपकी अल्बर्ट सोबिन। इन्होंने आपकी हमारी सबसे पहले पोलियो के टीके का आविष्कार करा था, लेकिन वो टीका आपकी लार से बनाया गया। लेकिन अगर पूरी दुनिया में सबसे पहले पोलियो के टीके का आविष्कार पूछा जाता है तो किसके द्वारा बनाया गया था, आपकी जोनासी सोल्क के द्वारा। अब देखो मैं आप लोगों को टीके के बारे में बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो मानव शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका उपचार जब कभी भी आपकी इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता है ना, इंजेक्शन के माध्यम से। देखो मानव शरीर में किसी भी बीमारी का उपचार 3 तरीके से होता है। एक तो हम उसे आपकी हमारी मेडिसिन दे सकते हैं, है ना, एक आपकी हमारी उसकी हम लोग आपकी सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी ऑपरेशन कर सकते हैं, और दूसरा हम उसे इंजेक्शन लगा सकते हैं। यानी इंजेक्शन के माध्यम से भी जब कभी भी मानव शरीर में किसी भी बीमारी का उपचार इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है ना, तो उस वाले तरीके को क्या बोला जाता है, आपके टीका कह देते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी हमारी टीके का जो आविष्कार है वो सबसे पहले किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, आपकी हमारी सबसे पहले टीके का आविष्कार किया गया। ये ऐसी ही बहुत सारी बीमारियां हैं और इन्हीं बीमारियों के ऊपर हम बहुत सारे आपकी हमारी भाई और भी तथ्यों पर बात करेंगे आपकी। फिलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपकी हमारी सबसे मिलकर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और तब तक के लिए आपकी हमारी आपसे विदा चाहते हैं।